गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बैंड मॉडल भी कहते हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, बस उसी को हम थोड़ा एलैबोरेट करके समझेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने मॉलिक्यूल्स के केस में भी पढ़ी है लास्ट सेमेस्टर में, और उसी को हम यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम मेटल की बॉन्डिंग में इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लिथियम का एग्जाम्पल लेंगे। हम इसके इनर 1s2 इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारा जो मेन फोकस है वो 2s ऑर्बिटल पे रहेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और डिफरेंट जो लिथियम एटम है लिथियम मेटल में, ये आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उसको हम देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल, अगर 2 लिथियम के एटम है, वो उसको आप Li2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 हैं यहाँ पर, 2s ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ये इंट्रैक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ये भी नीचे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको। अगर हमारे पास 3 लिथियम एटम है तो Li3 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पर, जो आपस में कंबाइन करके 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, जिसमें से एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है और एक नॉन बॉन्डिंग है। जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की हाई होगी। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है। और जो नॉन बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी सेम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर आपके पास 4 लिथियम एटम है तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 2s, वो आपस में कंबाइन करके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, जिसमें से 2 बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग है। अब हमारे पास अगर n लिथियम एटम है, n मतलब एवोगैड्रोस नंबर हम मान लेते हैं। अब इनके 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो भी n हो जाएगा। ये आपस में कंबाइन करके आपको n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो ये n यानी इतना इतना नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, इनके एनर्जी लेवल इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि वो ऐसे लगता है कि आपको लगातार लेवल्स हैं। और ऐसा अगर आपको ग्रुप मिलता है एनर्जी लेवल का, उसको हम क्या कह देते हैं, एनर्जी बैंड। और इसी के नाम पे इस मॉडल का नाम क्या है, बैंड मॉडल ऑफ एटम्स। देखो अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया है। आप 2 लिथियम एटम लेना, ऐसे दिखाएंगे उनके हम ऑर्बिटल को, 2s को, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। एक की एनर्जी कम हो गई, एक की एनर्जी हाई हो गई। इस तरह आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अगर आपके पास 3 लिथियम एटम्स हैं, आप ऐसे इनके ऑर्बिटल्स को शो करोगे 2s को, तो एक तो नॉन बॉन्डिंग है जो सेम एनर्जी पे रही, एक बॉन्डिंग नीचे चला गया एनर्जी में, एक एंटी बॉन्डिंग जो हाई हो गया एनर्जी में। फिर आपके पास आता है 4 लिथियम एटम, जो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसमें आपको 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो एक यहाँ पर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फॉल हुआ है वो यहाँ राइज हो जाता है, यहाँ पर जो फॉल है वो यहाँ पर राइज हो जाता है। फिर आपके पास, अब हमने बात की थी n की, यानी एवोगैड्रोस नंबर। तो इतने सारे जो हैं वो मिलके इस तरीके के लेवल्स आपको देते हैं, जो आपको क्या लग रहा है जैसे कि एक कॉन्टिन्यूस लेवल है। तो इसको हम कहते हैं बैंड। तो आप अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द एनर्जी बैंड, तो आप कहोगे क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कॉन्स्टिट्यूट एनर्जी बैंड। तो यही आपका पूरा डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम 2, 3, 4 n लिथियम एटम्स। और ये आपके एक डायग्राम है बैंड मॉडल का। फिर आगे दूसरा डायग्राम आप देखोगे। अब जो एनर्जी लेवल है बैंड में,
वो किसके बराबर है? जितने की नंबर ऑफ एटम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया उतने ही आपको लेवल्स दिखाई देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। अब इसकी फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स आपस में इंटरैक्ट करें, और जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर क्या बताया कि अगर 2s ऑर्बिटल है तो वो आपको एक एनर्जी बैंड देंगे क्योंकि इनकी एनर्जी कंपैरेबल है। 2p है तो वो आपको दूसरा बैंड देंगे। जैसे पहले 2s ऑर्बिटल्स का एनर्जी बैंड बनेगा, फिर आपका 2p ऑर्बिटल्स का एनर्जी बैंड। तो ये फर्स्ट हो गया आपका पहला, और ये सेकेंड, ये दूसरा बैंड बन गया। तो इस तरीके से बनता है, जैसे जिसकी एनर्जी कंपैरेबल होगी ना वो आपस में इंटरैक्ट करके मॉलिक्यूलर बैंड, एनर्जी लेवल का बैंड बना सकते हैं। तो जो एनर्जी बैंड है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये ओवरलैप भी कर सकता है या फिर ये सेपरेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि उनकी एनर्जी आसपास है तो ये ओवरलैप भी हो सकता है जैसे यहाँ हो रखा है। और अगर एनर्जी आसपास नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, तो ये अलग अलग भी हो सकता है। लेट्स सी फॉर 1s 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम मेटल at an electronic configuration 1s2 2s1, 1s band will be ignored since these electrons do not participate in bonding. ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम इसी पे फोकस करेंगे 2s वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो हमने अब लिथियम एटम के लिए देख रहे हैं, इस तरफ आप एनर्जी ज़रूर लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं 1s का तो हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। 2s का जो है वो ये इस तरीके से बनता है, और 2p का बनता है ये, तो ये आपस में ओवरलैप करता है। इन केस ऑफ लिथियम 2 there will be 2 valence electron and 2 molecular orbital. These 2 electron will occupy one bonding molecular orbital. तो ये ये क्लियर है कि अब जब पेयरिंग इंट्रैक्शन होगी तो जो लेवल्स थे, ये बॉन्डिंग वाला लेवल है और ये एंटी बॉन्डिंग का लेवल है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो यहीं आ जाएंगे, ऊपर वाला खाली रहेगा आपका। जब हम 2 की बात कर रहे हैं, एक लिथियम यहाँ है और एक यहाँ पर है, तो इसमें ही फिलिंग हो जाएगी इंटरमिक्सिंग के बाद। अगर 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाले 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि आपके पास 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो 2 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ऊपर वाले 2 खाली रहेंगे। तो इससे हमने क्या समझा कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल रिमेन अनऑक्यूपाइड, एम्प्टी रहेगा। इसी तरीके से अगर हम n की बात करेंगे, n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल्स की, तो n 2s ऑर्बिटल एनर्जी बैंड में n/2 जो है वो भर जाएगा और n/2 खाली होगा, यानी आधा भरेगा और आधा खाली रहेगा। हाँ, so we can say one half of the 2s band will be filled in lithium metal and other half will be empty. Thus there are many empty levels in which electron can move. This movement of electrons from one orbital to another constitute electric current. तो इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो इस लेवल में जंप कर सकता है क्योंकि एम्प्टी है। सो ये किस में हेल्प करता है? कंडक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के। यही आपका बैंड मॉडल है जो आसान सा है। अब हम देखते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लिथियम का और बेरिलियम का। लिथियम के केस में हमने पीछे बात की कि इसका जो 2s बैंड है वो आधा भरा हुआ होगा,
बेरिलियम के केस में ये पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर सकते हैं, यहाँ पे 2p बैंड में चले जाएंगे क्योंकि ये कंपैरेबल है एनर्जी में। तो लिथियम में के केस में भी ऐसा हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। सो लिथियम इज़ अ गुड कंडक्टर। इफ़ वी हीट वन एंड ऑफ मेटल, electron at that end gained energy and moved to empty energy band where they can travel easily to another part of metal. This accounts for thermal conduction. Similarly, in case of beryllium, 1s2 and 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको हम इग्नोर कर देंगे, बाहर बचे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर अब क्या होगा, जो n एटम होंगे बेरिलियम के, उनमें 2n इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि यहाँ एक एटम 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। सो बेरिलियम के केस में क्या होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर भी भर जाएगा और एंटी बॉन्डिंग भी भर जाएगा, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे कंडक्शन कैसे होगा, यहाँ तो एम्प्टी स्पेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाए, तो वो क्या करते हैं, वो ओवरलैपिंग जो 2p एनर्जी बैंड है उसमें जंप करके एनर्जी को कंडक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कोई मूवमेंट हो नहीं सकती थी, ये सारा का सारा भरा हुआ था, तो इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इधर जो एम्प्टी बैंड था 2p वहाँ चले गए। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन मूव इनटू एम्प्टी बैंड। तो अब तो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, what is conduction band, what is valence band, CB and VB. So जो lowest lying empty band है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, जैसे कि ये है। और जो आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, ये याद रहेगा ना आपको। बेरिलियम के केस में जो 2s है वो वैलेंस बैंड है, 2p जो है वो कंडक्शन बैंड है। So some 2s electron flow to 2p band and conduct electricity. Similarly, in case of sodium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1 valence electron, 2 वैलेंस 3s2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे जो सोडियम है उसका जो मॉडल है वो लिथियम से मैच करेगा, मैग्नीशियम का मॉडल बेरिलियम से मैच करेगा। सो आपको ये क्लियर होगा, कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम हो जाता है कि सोडियम के लिए आप एक्सप्लेन कीजिए बैंड मॉडल, तो आपको ये आना चाहिए रिलेट करना कि इनको तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाहर वाला पार्टिसिपेट करता है, इस पर हम देखेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर क्या है। एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3s बैंड तो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, 3p बैंड जो है वो 1/3 भरेगा और 2/3 एम्प्टी होगा। तो सो जो वैकेंट लेवल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है 3p में वैकेंट लेवल में, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जो यहाँ पे आपको दिखाया। ठीक है, 3s तो पूरा भरा हुआ है, 3p 1/3 भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे जाके कंडक्शन हो सकता है। ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है, बहुत आसान है, इसमें छोटे छोटे से मॉडल हैं आप, और ये बहुत अच्छा और स्कोरिंग टॉपिक है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम आगे चलें तो इन केस ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए पर एटम। द फर्स्ट 2 बैंड completely filled and next band do not overlap. The difference in energy between filled energy band and next empty energy band varies from material to material. तो कार्बन और सिलिकॉन के केस में ये भर जाता है और कंडक्शन नहीं हो पाता, और जो ये एनर्जी डिफरेंस है वैलेंस बैंड
और कंडक्शन बैंड के बीच में ये हर मटेरियल में अलग अलग होता है, मतलब हर एक सब्सटेंस में, एटम में। तो इसी की बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं कि वो सब्सटेंस कंडक्शन शो करेगा या नहीं। जो अगर कोई स्पेस है कोई बैंड के बीच में जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, तो इस तरह के अगर गैप कोई प्रेजेंट है तो उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। आउटर फील्ड एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो एडजेसेंट एम्प्टी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। सो वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड फॉर मेटल, सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर दीज। तो यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है। मेटल कंडक्शन, गुड कंडक्टर, यहाँ पे इस तरफ एनर्जी है, ओवरलैपिंग और वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल मिल यहाँ पे पास में है, या तो एनर्जी गैप होगा नहीं या होगा तो बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या देखा गया कि कंडक्टर्स हैं, अच्छा कंडक्शन करते हैं। अगर आप इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप है, तो वो क्या पाए गए, सेमी कंडक्टर्स, सेमी मेटल। और अगर इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, ये यहाँ जंप ही नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस आपके इंसुलेटर बन जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, और सो एम्प्टी बैंड्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर कंडक्शन एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन नॉट मूव इन कंडक्शन बैंड। और अगर हम इनकी बात करें सेमी मेटल की, एट रूम टेम्परेचर नॉट गुड कंडक्टर, when temperature is increased some electron get sufficient energy to move from valence band to conduction band, resulting in increase in conductivity and other metallic characteristics. For example, energy gap in silicon is only 105 kilojoule per mole and it behaves as semiconductor. तो यहाँ पे आपको दिखाया एनर्जी गैप, जो ये डिफरेंस है एनर्जी में, ई गैप, इसकी वैल्यू हमें मिली। सो जो टिन है, जो एक मेटल है, वो एक कंडक्टर है, वहाँ पे ये वैल्यू है 8 किलो जूल पर मोल। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो कि सेमी कंडक्टर्स हैं, वहाँ पर ये वैल्यू है 58 और 105। कार्बन जो कि एक इंसुलेटर है, वहाँ पर ये वैल्यू है 508 किलो जूल पर मोल। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ मिलता है। तो इसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर और कौन नॉन मेटल या इंसुलेटर है। तो इसी के साथ ये बैंड मॉडल पूरा होता है। बहुत आसान है, आप डायग्राम बनाना भी सीख जाओगे तो भी बड़ा स्कोरिंग हो जाएगा। सबसे पहले आपने पेपर में ना डायग्राम ही बनाने हैं। जो इतनी सारी थ्योरी ये पहले लिखी हुई है, ये आपको समझाने के लिए है। पेपर में आप शायद इतना ना लिख पाएँ। अगर किसी बच्चे को याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, जो बुक से पढ़ेगा ना उस बच्चे को अच्छे से याद होगा, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल है। नोट्स में से आप इतना ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो बुक से ज़रूर पढ़ेंगे सभी बच्चे। अगर आप परचेज़ नहीं कर पाए हैं तो आप लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी हैं, आप यूज़ करेंगे तब भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इसके सिंपल डायग्राम है, ये आपने बना भी देख लेने हैं। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो ये इजी है काफ़ी। इसमें ये इम्पोर्टेंट भी है और पूछा जाता है। ये वाला डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ये वाला डायग्राम है ये आपको ऐसे बनाना बताना आना चाहिए। एंड अगर लेते हैं तो कैसे दिखाएंगे, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर पाते हो। तो इसी के साथ ही टॉपिक पूरा होता है मेटालिक बॉन्ड का। थैंक यू सो मच।